मुस्लिम मेजोरिटी वाले स्टेट का राजा हिंदू था। महाराजा हरि सिंह जो है वो टाइम बाय कर रहे थे जिससे कि वो अच्छी पोजीशन में आ सके, तो उन्होंने आधी रात श्रीनगर छोड़ा और अपने परिवार को लेकर जम्मू चले गए। पाकिस्तान भी अब ऑफिशियली अपनी आर्मी इस वॉर में उतार चुका था। नेहरू जी को लगता था कि कानून इंडिया के पक्ष में है और यूनाइटेड नेशन फेयर डिसीजन लेगा। नेहरू की इतनी बड़ी गलती के बाद सरदार पटेल एक और गलती करना नहीं चाहते थे। उनका मानना था जब तक आर्टिकल 370 रहेगा कश्मीर को हमेशा स्पेशल केस ही माना जाएगा। एक देश, एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक सिस्टम। आज हम इंडिया के सबसे कॉम्प्लेक्स इशू कश्मीर के मुद्दे पे बात करेंगे और आज इस इशू को डीपली समझेंगे और इजी लैंग्वेज में इसको ब्रेक डाउन करेंगे। जब भी कश्मीर का नाम आता है लोग तुरंत दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कोई कहता है कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, कोई कहता है डिस्प्यूटेड लैंड। दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स इट। स्टूडेंट हो, आप प्रोफेसर हो, आपको नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना चाहिए। मतलब राष्ट्र एक हो, राष्ट्र एकजुट हो, उस भावना को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन आप उसके खिलाफ कर रहे हो। लेकिन सच ये है कश्मीर का मुद्दा ना ही इतना सिंपल है और ना ही इतना ब्लैक एंड व्हाइट। देखो आज इस वीडियो में ना मैं इंडिया को भगवान बनाऊंगा ना पाकिस्तान को विलन। आज हम सिर्फ हिस्ट्री समझेंगे, डॉक्यूमेंट्स, डेट्स और प्रूफ के साथ। देखो कश्मीर कोई नॉर्मल स्टेट नहीं था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर इंडिया में लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थी जो इंडिया की टेरिटरी का अप्रोक्स 40% हिस्सा थी। अब प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स होती थी जो सीधे ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं थे पर ब्रिटिश की सर्वोच्चता को मानते थे। डिफेंस और फॉरेन मैटर्स ब्रिटिश के पास थे जबकि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन राजा या नवाब खुद चलाते थे। इन शॉर्ट ये सभी राजा, महाराजा और नवाब बस पपेट रूल चला रहे थे। ईयर 1947 में अंग्रेजों के जाने के टाइम पर इन रियासत या प्रिंसली स्टेट्स के पास तीन ऑप्शन थे कि वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन करे, चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर उनके पास एक इंडिपेंडेंट रहने का भी ऑप्शन था। कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था जिसको उस टाइम पे महाराजा हरि सिंह रूल कर रहे थे। उन्होंने क्या ऑप्शन चूज किया वो हम आगे जानेंगे, बट उससे पहले इन शॉर्ट हम ये समझ लेते हैं कि उस टाइम पे कश्मीर के हालात क्या थे। उस टाइम पे कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन 40,21,616 थी, अप्रोक्स 40 लाख। इस टोटल पॉपुलेशन में मुस्लिम आबादी 77.11% थी जो कि थी 31,01,247 और हिंदू आबादी 20.12% थी। इन नंबर्स 8,08,000 और बाकी सिख और बौद्ध धर्म मिलाकर 2.77%। और ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूं ये मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इजीली या गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप इजीली इन चीजों को देख सकते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि मुस्लिम मेजोरिटी वाले स्टेट का राजा हिंदू था जिस वजह से कश्मीर में 1931 में डोगरा रूल के खिलाफ आंदोलन भी हुआ। अभी के लिए हम इस चीज में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। कश्मीर की ज्योग्राफिक पोजीशन भी इस मैटर में बहुत मायने रखती है क्योंकि कश्मीर रेड क्लिफ लाइन के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पड़ रहा था और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। देखो पाकिस्तान को लगता था कि मुस्लिम मेजोरिटी होने के कारण कश्मीर ऑटोमेटिकली उनका होना चाहिए, पर वहीं महाराजा हरि सिंह ना पाकिस्तान ज्वाइन कर रहे थे ना इंडिया। वहीं महाराजा हरि सिंह जो है वो टाइम बाय कर रहे थे जिससे कि वो अच्छी पोजीशन में आ सके और अपना फायदा देख सके। इसी बीच पाकिस्तान को लगा कि वो कश्मीर को ताकत के बल पर छीन सकता है। पाकिस्तान ने इसके लिए एक सीक्रेट मिशन भी बनाया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन गुलमर्ग। ये ऑफिशियल पाकिस्तानी आर्मी नहीं थी बट पाकिस्तान का जो सपोर्ट है वो डॉक्यूमेंटेड था। पाकिस्तान ने हजारों पश्तून ट्राइबल्स को हथियार दिए और उन्हें अपनी आर्मी की कमांड में कश्मीर पर अटैक करने के लिए भेजा। 22 अक्टूबर 1947 वो तारीख थी जब पश्तून ट्राइब्स ने पाकिस्तान की आर्मी की कमांड में पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मुजफ्फराबाद की ओर से कश्मीर पर अटैक किया। वो लूट, वायलेंस और हजारों लोगों को मारते हुए तेजी से श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। 22 अक्टूबर 1947 से 25 अक्टूबर 1947 तक वो लूट पाट मचाते हुए और हजारों लोगों को मारते हुए बारामूला तक पहुंच चुके थे जो श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर है। 25 अक्टूबर 1947 को अब जब महाराजा हरि सिंह को लगा कि श्रीनगर किसी भी वक्त गिर सकता है और उनका परिवार खतरे में है तो उन्होंने आधी रात श्रीनगर छोड़ा और अपने परिवार को लेकर जम्मू चले गए और वहां से उन्होंने भारत के तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से तुरंत मिलिट्री सपोर्ट मांगा। इस पर भारत का स्टैंस बिल्कुल क्लियर था। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि उस टाइम पर भारत के लास्ट वॉइसरॉय थे और सरदार पटेल का मानना था कि जब तक कश्मीर लीगली भारत का हिस्सा नहीं बन जाता तब तक इंडियन आर्मी को वॉर जोन में भेजना इंटरनेशनली गलत होगा। और भारत ने महाराजा हरि सिंह के आगे शर्त रखी कि भारत अपनी आर्मी वॉर जोन में तभी उतार सकता है जब हरि सिंह विलय पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करेंगे। इतना कुछ होने के बाद महाराजा हरि सिंह के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था।
उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिस्टोरिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए, जिसकी कॉपी आप सभी देख सकते हैं। यह एक समझौता था जिसकी बात हम आगे करेंगे। इस समझौते के अंडर महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी भारत सरकार को सौंप दी और बदले में भारत ने भी कश्मीर की सुरक्षा का वादा किया। समझौता होते ही 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट मिलिट्री लेकर श्रीनगर उतरे। ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा ऑपरेशन था। इंडियन आर्मी ने पश्तून ट्राइब्स को खदेड़ना शुरू किया और श्रीनगर को पतन से बचा लिया। ये वार जो है ये बहुत लंबी खिंच रही थी और कई महीनों से लगातार चलती हुई आ रही थी। अब इंडियन आर्मी ने भी पश्तून ट्राइब्स को बहुत तेजी से पीछे धकेलना शुरू कर दिया था और पाकिस्तान भी अब ऑफिशियली अपनी आर्मी इस वॉर में उतार चुका था। उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लगा कि इस इश्यू को अब हमें यूएन में उठाना चाहिए। In order to avoid this war with Pakistan, we went to the Security Council. वो चाहते थे कि इस इश्यू को यूनाइटेड नेशन में उठाकर पाकिस्तान को एक आक्रामक देश घोषित करवाएंगे, क्योंकि कश्मीर अब ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा था और यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान को कश्मीर से पाकिस्तानी आर्मी हटाने का ऑर्डर करेगा। नेहरू जी को लगता था कि कानून इंडिया के पक्ष में है और यूनाइटेड नेशन फेयर डिसीजन लेगा, और फिर उन्होंने 1 जनवरी 1948 को कश्मीर इशू यूनाइटेड नेशन में उठाया। अब तक पाकिस्तान कश्मीर के नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज पर कब्जा बना चुका था। ये एरिया आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाते हैं। ये कश्मीर के टोटल एरिया का 30% है, जो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, और इसी बॉर्डर को आज हम एलओसी के नाम से जानते हैं। यूएन ने कश्मीर इश्यू का सोल्यूशन निकालने के लिए रेजोल्यूशन 47 पास किया। इसके 3 मेन स्टेप्स थे। सीज फायर, इसमें कहा गया कि सबसे पहले तो लड़ाई बंद हो और जो जहां है वहीं रुक जाए। ये रूल 1 जनवरी 1949 को लागू हुआ। दूसरा स्टेप था सेना हटाना। इसमें कहा गया पाकिस्तान को अपनी पूरी आर्मी कश्मीर से हटानी होगी और वहीं इंडिया को भी अपनी आर्मी का बड़ा हिस्सा वहां से हटाना होगा। थर्ड स्टेप था वोटिंग। इसमें कहा गया कि जब शांति हो जाए तो वहां की जनता से वोटिंग कराई जाए कि वहां की जनता किसके साथ जाना चाहती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान ने कभी पूरी आर्मी विड्रॉ नहीं की। पाकिस्तान को यह डर था कि अगर पाकिस्तान पूरी आर्मी विड्रॉ कर लेगा तो इंडिया कश्मीर पर कब्जा कर सकता है, और यहां पर इंडिया का भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड था कि जब तक पाकिस्तान अपनी पूरी आर्मी कश्मीर से विड्रॉ नहीं कर लेता तब तक वोटिंग नहीं होगी। एक्चुअली सरदार पटेल जानते थे कि अगर वोटिंग हुई तो 77% मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ वोट करेंगे, और नेहरू की इतनी बड़ी गलती के बाद सरदार पटेल एक और गलती करना नहीं चाहते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वोटिंग कभी हुई नहीं और जो चीजें टेम्परेरी होनी थी वो परमानेंट हो गई। अब इस सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप लिया जो कि टेम्परेरी था, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 कोई स्पेशल फेवर नहीं, ये एक टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट था ताकि कश्मीर की जनता का ट्रस्ट जीता जा सके। इसका पर्पस था जम्मू एंड कश्मीर को एक्सेशन के टाइम पर एक स्पेशल स्टेटस दिया जा सके। ओरिजिनल वर्ड्स में टेम्परेरी या ट्रांजिशनल रखा गया था, फाइनल या परमानेंट नहीं। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को एज अ स्टेट बहुत से फायदे मिले। उनका खुद का अपना कानून था, इंडिया का हिस्सा होते हुए भी उनकी स्टेट का अपना अलग से झंडा था, और इंडियन नेशनलिटी होते हुए भी वहां पर कोई जाकर लैंड नहीं खरीद सकता था, और ऐसे बहुत सारी चीजें थी। अब इसका पर्पस तो ये था कि जब तक कश्मीर के लोगों का ट्रस्ट ना जीत लिया जाए, वोटिंग तक शांति बनी रहे और तब तक थोड़ी चीजें ठीक हो जाए। लेकिन रियलिटी में इसका बहुत पॉलिटिकल मिसयूज हुआ। जम्मू और कश्मीर में अलग अलग पावर सेंटर्स बने, अलगाववाद को बढ़ावा मिला। अभी के लिए हम इन चीजों के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, पर अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे भी अलग से वीडियो बने तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। आर्टिकल 370 के बाद बहुत सी चीजें हुई, पॉलिटिकल इश्यूज हुए। अब्दुल्ला और नेहरू के बीच दिल्ली एग्रीमेंट से लेकर मिलिटेंसी, कश्मीर बैक टेरर्स और सबसे मेन कश्मीरी पंडित्स का नरसंहार, जिसपे इंडिया में बहुत सी मूवीज भी बनी है। इन सभी ट्रेजेडीज से सिर्फ स्टेट नहीं हारी, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं हारी, इंसानियत हारी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1989 के बाद मिलिटेंसी बढ़ी, कश्मीरी पंडित्स को अपना घर छोड़ना पड़ा और नॉर्मल लोग बीच में फंस गए। इन्हीं इंसिडेंट्स की वजह से हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। उनका मानना था जब तक आर्टिकल 370 रहेगा कश्मीर को हमेशा स्पेशल केस ही माना जाएगा, और ये जो फीलिंग है ये सेपरेशन को फ्यूल करती रहेगी। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। इसलिए 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने पार्लियामेंट में एक बोल्ड स्टेप लिया। प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू आर्टिकल 370 को परमानेंट इनइफेक्टिव कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। इससे 890 से भी ज्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो गए। अमित शाह जी का लॉजिक एकदम सिंपल था, एक देश एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक सिस्टम। जहां बीजेपी ने इसको नेशनल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट का स्टेप बताया, वहीं जम्मू एंड कश्मीर की पार्टीज ने इसको ब्लैक डे बताया।
कश्मीर का जो इशू है वो इसलिए जिंदा है क्योंकि हमें पूरी कहानी कभी नहीं बताई गई। पाकिस्तान का जो सपोर्ट है वो डॉक्यूमेंट